अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लास्ट टाइम डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को देखने जा रहे हैं। अगर हम एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारा x1 है, या फिर इसको मैं जस्ट 1 का नाम दे देता हूं आपके समझाने के लिए। इस पॉइंट को मैं 2 का नाम दे देता हूं। इसके बदले में मुझे एक वैल्यू मिलती है, ये इसको मैं कहूँगा f(1), और दूसरे पॉइंट के बदले में आपको जो वैल्यू मिलती है और उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कर देता हूँ। तो देखें, आपको जो 2 पे वैल्यू मिलती है वो ग्रेटर है उसके बदले में जो 1 पे वैल्यू मिलती है। इसका मतलब है कि f(2) इज़ ग्रेटर दैन f(1). तो इस ग्राफ को अगर मैं मिलाऊं तो आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन होगा जिसका ये ग्राफ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान ये होगी कि बड़े पॉइंट पर क्या वैल्यू मिलेगी, आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यही मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इफ़ x1 इज़ लेस दैन x2, यानी कि 1 इज़ लेस दैन 2, देन f(1) इज़ लेस दैन और इक्वल टू f(2). यानी कि हम अगर जनरली यूज़ करें उनको तो फिर हम x की टर्म में यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे कि x1 इज़ लेस दैन इक्वल टू x2। तो फिर क्या होगा कि f(x1) क्या होगा, लेस दैन और इक्वल टू f(x2). लेकिन डिक्रीजिंग के केस में अगर मैं ये करूँ कि मैं इसको रेज करके मैं ये कहता हूँ कि 1 के करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिलती है और जो 2 की इमेज है वो यहाँ पे ये बनती है। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये ग्राफ डिक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा आपको। तो इसका मतलब है कि बड़े पॉइंट पर क्या मिल रही है, आपको स्मॉलर वैल्यू मिल रही है, छोटी वैल्यू मिल रही है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि x1 इज़ लेस दैन इक्वल टू x2, देन f(x1) इज़ ग्रेटर दैन f(x2), यानी कि छोटे पॉइंट पर आपको क्या मिल रही है, बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि हम डेरिवेटिव को यूज़ करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक कर सकते हैं, कि हम कैसे गैस कर सकते हैं वैल्यूज़ पुट करने के बजाय हम जनरली फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लें कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके बारे में हम एक टेस्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट ये कहता है कि if f dash of x is greater than 0 on an interval then f is increasing on that interval। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लें और वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें कह दे कि आप फाइंड द इंटरवल वेयर f इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि हमें ये कह दे कि आपके पास फंक्शन है, आप चेक करें कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारे पास गिवन है तो वो कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो ये दो बेसिक इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर फंक्शन क्या होगा, उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 0 हो जाए फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सही है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, फंक्शन की इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी को। तो वो हम चेक करते हैं कि अगर हमें फंक्शन दे दिया जाए तो हम किस तरह फाइंड करेंगे वो इंटरवल जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो देखिए, हमारे पास पहला फंक्शन है x² + 4। हमने ये चेक करना है कि कौन सा इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और हमने ये बताना है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कभी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होता है, कभी डिक्रीज़ कर रहा होता है। जैसे sin x हो गया, कभी इंक्रीज़ करता है, कभी डिक्रीज़ करता है। इसी तरह और भी x² फंक्शन है, वो इंक्रीज़ भी करता है, डिक्रीज़ भी करता है। या एक ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो ना इंक्रीज़ करता हो ना डिक्रीज़ करता हो, जैसे कांस्टेंट फंक्शन। तो हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शन है, हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, या फिर दोनों बिहेवियर शो करता है। तो हम सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट ये कहता है कि आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें। तो उसके लिए हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है हमने। तो देखें, ये जो पावर थी ना इसकी x की, मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हमारी x की पावर क्या थी, 2। तो यहाँ पे 2 जो है ये कोफिशिएंट बन गई, और इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, वो हम लिखते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, और इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 2x + 0 कितना आ जाएगा, 2x। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है 2x। अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट ये कहता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या था, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 2x, तो ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर ग्रेटर देन 0 दे रहे हो तो इसका मतलब ये होता है पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव होगा, या पहला नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव होगा, तभी जाके प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये रूल आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। अब चूंकि पहला क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि x भी क्या होगा फिर पॉजिटिव ही होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप जो कहते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉमन सेंस। तो इसका मतलब है कि x क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो आपने एक इंटरवल फाइंड कर लिया है कि फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। तो देखें यहाँ पे आपने इंक्रीजिंग का केस चेक कर लिया। अब हम डिक्रीजिंग की तरफ आएँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट है वो कहता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया हुआ दैट इज़ 2x। और इसका मतलब ये है कि दोबारा वही आप यूज़ कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो फिर आंसर नेगेटिव आता है, या एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो फिर नेगेटिव आंसर आता है। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या होगा नेगेटिव होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया तो x क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि डिक्रीजिंग के केस में आपका इंटरवल क्या बन रहा है लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि f इज़ डिक्रीजिंग व्हेन x इज़ लेस देन 0। तो ये आपका एक इंटरवल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, या अगर आप इंटरवल लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी ये इंटरवल है इंक्रीजिंग का, और डिक्रीजिंग का है -∞ से 0। ठीक है, यानी कि 0 से छोटे तमाम रियल नंबर्स उनको हम ऐसे लिखते हैं, और 0 से बड़े तमाम रियल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इन केस में ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा रहने दें, तो ये भी आपका ठीक काउंट होगा। सिमिलरली आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ f(x) इज़ इक्वल टू 2x² + 4x। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम डेरिवेटिव इस तरह पावर फंक्शन का किस तरह लेते थे कि जो पावर थी वो कोफिशिएंट बन जाती थी। तो ये कोफिशिएंट बनेगी तो 2 पहले से वहाँ पे था, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, वो हम लिखते नहीं हैं। जब x के ऊपर कुछ ना हो तो इसका मतलब है उसकी पावर 1 होती है 4, और 4 तो कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 4 × 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया 4x + 4। अब हम इंक्रीजिंग के केस में क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और डिक्रीजिंग के केस में क्या लेते हैं लेस देन 0 लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आपके पास ये है 4x + 4, और यहाँ पे भी वही चीज़ आप प्लेस करेंगे। तो 4 जो है प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सेम स्टेप यहाँ पे होगा। 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। तो 4/4 क्या होता है -1, यहाँ पे भी -1। तो देखें आप यहाँ पे इंक्रीजिंग के केस में आपका इंटरवल क्या बन रहा है x इज़ ग्रेटर देन -1, और डिक्रीजिंग के केस में क्या बन रहा है लेस देन -1। तो इसका मतलब है कि f इज़ इंक्रीजिंग व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड डिक्रीजिंग फॉर x इज़ लेस देन -1। आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि -1 से इन्फिनिटी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -1 तक, क्योंकि -1 से छोटे रियल नंबर्स को हम इस तरह लिखते हैं, और -1 से ग्रेटर रियल नंबर्स को ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन है जिसमें f(x) आपके पास गिवन है x² - 10x + 5। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वही पावर फंक्शंस का डेरिवेटिव आप लेना जान चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x - 10। तो इंक्रीजिंग के केस में आप फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और डिक्रीजिंग के केस में लेस देन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चूँकि आपके पास 2x - 10 थी तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और डिक्रीजिंग के केस में ये क्या हो जाएगी लेस देन 0। तो ये 10 जो है ना माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रिपीट हो जाएगा स्टेप, और x इज़ ग्रेटर देन 10/2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, सेम स्टेप यहाँ पे, और x इज़ ग्रेटर देन यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन 5 आ जाएगा। तो आपका इंक्रीजिंग कब होगा, जब x ग्रेटर देन 5 होगा। तो आप इसको वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देंगे, हेंस f इज़ इंक्रीजिंग फॉर x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड डिक्रीजिंग फॉर x इज़ लेस देन 5। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट एक कंसेप्ट ये था कि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट किया ना, तो वो कह रहा था कि फंक्शन जो है जब
फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और लेस देन 0 होता है तो फिर डिक्रीजिंग होता है। तो अब समझ ये आती है कि इंटरवल, चलो वो फाइंड हम कर लेते हैं कि कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है और कहाँ पे लेस देन 0 होता है। तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि ना फंक्शन वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हो ना ही डिक्रीज़ कर रहा हो। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, इससे पहले क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो स्टेशनरी है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ये पॉइंट मिला कहाँ पे है, ये आपको सी पे मिला है, ठीक है। सी के बदले में ये पॉइंट मिला है, यानी कि सी की इमेज है ये। तो इस पर जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस सी को फिर कहते हैं हमेशा स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं या क्रिटिकल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ए नंबर सी फ्रॉम डोमेन, यानी कि होगा डोमेन में से, ये याद रखिएगा। ये एफ डैश, अब सी जो है क्रिटिकल नंबर नहीं है, ये सी आपका क्रिटिकल नंबर है, जिसके बदले में जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है उस पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं हम वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो आप जस्ट ये याद रखिएगा कि डोमेन का एक नंबर सी होता है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू 0 होता है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि वहाँ पे हम डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते। वो केस हम बाद में करेंगे। तो यानी कि वो थोड़ा जो है ना हाई लेवल का है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि वो पॉइंट कौन से होते हैं। वो जो पॉइंट होते हैं ना, वो ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव हम ले ही नहीं सकते, तो उन पॉइंट्स को भी क्रिटिकल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहता है, नंबर सी फ्रॉम द डोमेन इज सेड टू बी क्रिटिकल नंबर, अ स्टेशनरी पॉइंट इफ़ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, यानी कि वहाँ पर क्या हो, फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी नंबर या क्रिटिकल पॉइंट। अब देखें, आप जो है ना फंक्शन का क्रिटिकल नंबर निकाल सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे 0 बनता है, वो एक्स आप फाइंड कर सकते हैं या वो सी आप निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड क्रिटिकल नंबर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, हियर द ट्रिवियल एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, so you should have to take the first derivative of the function, as we know that from the definition of the critical number that the values where the first derivative is 0, that value is called the critical number. So we have to find the first derivative, that is 2x minus 10, because this is power function and we know to find the derivatives of the power function. So to find the critical number we will put the first derivative is equal to 0. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 पुट कर दिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव की आपके पास वैल्यू क्या थी, 2x माइनस 10। तो 10 जो है ना वो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, एंड दैट 5 इज कॉल्ड द क्रिटिकल नंबर। अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x। तो आप इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 36, क्योंकि आपके पास क्या है कि अगर हम देखें तो 2x क्यूब इसका ये पावर फंक्शन है, तो इसकी जो पावर है वो कोफिशिएंट बनेगी तो 6 बन जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस इसकी पावर भी यहाँ पे आएगी तो 6 बन जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस 36x जो है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 36 टाइम्स 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो टू फाइंड द क्रिटिकल नंबर, हम क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो ये है, यहाँ पे आप रखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। तो अब 6 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो गया आंसर 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब या तो पहला 0 है या फिर दूसरा 0 है। अब 6 तो कभी भी 0 नहीं होता, इसका मतलब है कि ये 0 है, और यहाँ पे आप जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x, सच दैट जब आप इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो ये बनता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाहर का जो है ना वो प्रोडक्ट बनता है। ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले दो टर्म्स में से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा, और यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो x रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा।
अब x माइनस थ्री और x माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x रह जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 2 रह गया था तो ये हमने इनको क्लोज कर दिया है। अब दोबारा वही रियल नंबर की प्रॉपर्टी, दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रही हैं, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है। तो x माइनस थ्री 0 होने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 है, और x माइनस टू 0 होने का मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 2 है। ठीक, तो अब दो जो नंबर है ना, ये x की वैल्यू हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्रिटिकल नंबर कहते हैं। तो ये दो आपके पास क्या हैं, क्रिटिकल नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास फंक्शन गिवन है x³ + 6x² - 15x। तो आप पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज़ 3x² + 12x - 15, और आप उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आप 3x² + 12x - 15 जो है वो इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, और आपने ये x फाइंड करने हैं, ऐसे x जो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं, दोबारा वही मेथड लगाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 15x - 3x, यहाँ पर जो है ना 3x कॉमन आ रहा है तो x + 5 रह जाएगा, यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है तो x + 5, x + 5 कॉमन आ रहा है तो 3x - 3 रह जाएगा, और दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई के आंसर 0 दे रही हो तो इसका मतलब या तो पहला 0 है या फिर दूसरा 0। इसके 0 होने का मतलब है कि x की वैल्यू -5 है, यानी कि +5 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 3 जो है माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दो क्रिटिकल नंबर ऐसे हैं जिन पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यही आपने फाइंड करने थे, और यहाँ तक हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर है आफ्टर मिड, ये आप लोगों ने करना है।